NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। मैं प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम सुरभि है। आई एम योर हिंदी टीचर। तो अभी हम चैप्टर 6 के पार्ट 4 को देखेंगे। ओके, हमने पिछले कुछ पार्ट्स में गद्य के बारे में जाना कि कैसे उसका विकास हुआ, कौन से युग में वो ज़्यादा प्रसरा, कौन कौन से कवियों ने उसका विकास किया, क्या क्या रचनाएं करी, वॉटेवर। ओके, सब कुछ हमने देखा। अभी देखते हैं कि गद्य का महत्व। संस्कृत की सुप्रसिद्ध सूक्ति के अनुसार गद्य कविना निक्षम वदन्ति। गद्य का लेखन मूर्धन्य कवियों की कसौटी है। इस कारण ही संस्कृत में भी बहुत से महाकवि गद्य लेखन करते रहे हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के मूर्धन्य कविगण जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसे निराला के नाम से जानता है, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, रामकुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह, जिनको सुमन के नाम से जानता है, धर्मवीर भारती आदि कवियों का गद्य भी उतना ही सुललित और श्रेष्ठ है जितना कि किसी सुप्रसिद्ध गद्य लेखक का। ऊपर आपको बताया जा चुका है कि जीवन के समस्त क्रिया व्यापार गद्य द्वारा ही संचालित होते हैं। हमने देखा कि हमारे ना जानते हुए भी हम बहुत सारी जगह गद्य का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि हम गद्य के बारे में नहीं जानते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हर क्षेत्र में अभी किसी भी नॉर्मल अगर बोलचाल की भाषा हो उसमें भी हम गद्य का यूज़ करते हैं। ओके, अब आप सोचते होंगे कि कैसे। तो जब गद्य बातचीत द्वारा आसानी से अभिव्यक्त हो जाता है तो उसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ज़रा गहराई से सोचिए तो आपको इसके महत्व का पता लगेगा। यदि आप अपने घर से दूर गए हैं और आपको घर के सदस्यों से बातचीत करने का मन हो रहा है और अपने बारे में बताना चाहते हो, कि तब आप क्या करोगे। अगर आप घर से दूर हो और आप बताना चाहते हो कि आप कैसे हो, कहाँ रह रहे हो, कि आपको मन कर रहा है अपने परिवार वालों से बात करने का, तो आप क्या करोगे। तो आप चिट्ठी में आप किसी ढंग से अपनी बात बोलोगे, चिट्ठी लिखोगे, ओके, कि मैं ऐसा हूँ, यहाँ रहता हूँ, वगैरह वगैरह। तो वह कितनी प्रभावकारी बन पड़ी है। अथवा आप अपनी पूरी बात ठीक ढंग से कह पाए हैं कि नहीं, यह सब आपकी शैली पर निर्भर करता है। आप क्या कहना चाहते हो, आपने किस ढंग से कहा है, वो आपके कहने के तरीके पर निर्भर करता है। ओके, आपके कई मित्र आपको चिट्ठी लिखते होंगे और उनमें से ज़रूरी नहीं कि सब चिट्ठी आपको प्रभावित करे, यानी कि उसमें जो शब्द होते हैं, कहने का तरीका होता है, उससे हम प्रभावित होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सब चिट्ठियाँ ऐसी ही होती हैं। ओके, तो कोई एकाध चिट्ठी ऐसी होती है जिसे पढ़कर आप प्रभावित होते होंगे और उसी तरह की चिट्ठी लिखने की कोशिश भी आप करते होंगे। यह प्रभावित करने की जो गुण है उसकी लेखन शैली पर निर्भर करता है और यह शैली गद्य का अध्ययन करके ही प्राप्त करी जा सकती है। ओके, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, गद्य के महत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो गद्य के महत्व हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी को चिट्ठी लिखनी है तो वो कितनी प्रभावकारी है। अगर मैं किसी को चिट्ठी लिख रही हूँ तो वो सामने वाले पर कैसा प्रभाव डालेगी, वो मेरे लिखने के तरीके पर निर्भर करता है। ओके, तो यहाँ प्रभावित करने का गुण उसकी लेखन शैली पर निर्भर करता है। ओके, उसने किस ढंग से लिखा है, और यह शैली गद्य का अध्ययन करके ही प्राप्त करी जा सकती है। जब तक अधिक से अधिक और ठीक ढंग से गद्य का अध्ययन नहीं किया जाएगा, तब तक प्रभावशाली लेखन शैली का विकास नहीं किया जा सकता। गद्य के पढ़ने की आवश्यकता केवल साहित्य पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि इतिहास, विज्ञान, गणित आदि ज्ञान विज्ञान की अनेक पुस्तक है जो गद्य में ही लिखी जाती है। जब तक गद्य का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक दुनिया के बारे में जानकारी भी नहीं मिलेगी। आपको यदि कहीं आवेदन भेजना हो तो गद्य का ही सहारा लेंगे, है ना। तो इस प्रकार गद्य को ठीक से पढ़ने का तरीका सीखना चाहिए और उसके प्रभावशाली गुणों को भी जानना चाहिए। हम जानते हैं कि गद्य के अवयव क्या होते हैं।
तो अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि गद्य को कैसे पढ़ा जाए। तो गद्य को ठीक ढंग से पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके प्रमुख अवयवों की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ कुछ तत्व के सहयोग से बनती है। ओके, कोई भी चीज़ है उसमें 2-4 चीज़ें मिलकर वो एक चीज़ बनती है। ओके, तो इसी तरह गद्य के भी कुछ अवयव है जिसको मिलाकर गद्य बना है। तो वे ही तत्व उस वस्तु के अवयव कहलाते हैं। गद्य के अवयवों की जानकारी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब परीक्षा में गद्य की व्याख्या पूछी जाती है तब आप असमंजस में पड़ जाते हैं कि यह तो स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है, लेकिन इसका अर्थ कैसे लिखा जाए। अगर आपको समझ में आ गया कि गद्य किसे कहते हैं, लेकिन अगर उसको डिफाइन करना हो, उसका डेफिनेशन लिखना हो, लेकिन आपको पता ही ना चले कि वो कैसे लिखना है। ओके, तो किंतु गद्य की व्याख्या करने का मतलब ये नहीं होता, लिखना नहीं होता, बल्कि उसके अवयवों की व्याख्या करना होता है कि उसके अंदर क्या चीज़ है उसको डिफाइन करना होता है, तो वो व्याख्या या डेफिनेशन कहलाती है। तो आपको उससे पहले आपको उसके अवयव के बारे में पता होना चाहिए। तो जब तक अवयवों से परिचित नहीं होंगे तब तक गद्य को समझना भी कठिन हो जाएगा। गद्य में 3 प्रमुख तत्व होते हैं। एक होता है विचार तत्व, भाषा और शैली। ये 3 अवयव है किसके? गद्य के। गद्य के 3 अवयव, विचार तत्व, भाषा तथा शैली। फर्स्ट देखते हैं विचार तत्व। किसी भी गद्य रचना में विचार तत्व प्रधान होता है, यानी कि प्रथम होता है, चाहे वह निबंध हो, कहानी हो या उपन्यास या संपादकीय। हम इन चारों से परिचित हैं। ओके, इस विचार तत्व का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि रचना के रचनाकार के बारे में परिचय प्राप्त कर लिया जाए, और वह किस काल का रचनाकार है और उस काल की विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाए, क्योंकि समय तथा सामाजिक परिवेश के अनुसार ही विचार बनते हैं। अगर पुराने ज़माने के कुछ लिख रहे हैं पुराने ज़माने के बारे में, तो उस ज़माने के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से हमारे विचार होने चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि पुराने ज़माने में लड़कियों को बड़ी आज़ादी थी, तो ये तो गलत हो गया, राइट। तो अगर जिस समय के बारे में हम लिख रहे हैं, जिस कवि या रचनाकार के बारे में लिख रहे हैं, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। ओके, फिर उस रचना के पीछे रचनाकार का उद्देश्य। अगर उसको किसी लेखक या कवि ने कुछ लिखा है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। यानी कि मैं बोलती हूँ ना कि कोई कहानी या गीत पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि हमें सैड फीलिंग हो रही है या हैप्पी वाली फीलिंग हो रही है, राइट। तो ठीक उसी तरह अगर किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस के बारे में है, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब कि लेखक का जो रचना है उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, उसका सार क्या है। ओके, तो वो हमें पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि यदि हम उदाहरण के लिए गद्य के पढ़ने की आवश्यकता केवल साहित्य पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि गद्य के अवयव जैसे उदाहरण के लिए यदि हमें कुट्टज नामक निबंध पढ़ना है, तो हमें पहले जान ले कि हरिप्रसाद द्विवेदी किस काल के रचनाकार हैं। ये हमें अगर पता है कि ये रचना हरिप्रसाद द्विवेदी की है, ओके, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हरिप्रसाद द्विवेदी है कौन से समय के हैं। तो उस काल के किस प्रकार की रचनाएं होती थी। हर युग में अलग अलग चीज़ों का विकास हुआ, राइट। तो हरिप्रसाद द्विवेदी के समय में क्या सबसे ज़्यादा प्रथम था, क्या सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, ओके, कौन सी रचना, तो वो हमें पता होना चाहिए। तथा द्विवेदी जी का उसमें योगदान क्या था, ठीक है, उन्होंने कितना काम किया उस विषय पर, वो हमें पता होना चाहिए। फिर कुट्टज लिखने के पीछे उनका मतलब क्या था, ओके, उनका आशय क्या था, उद्देश्य क्या था, वो हमें पता होना चाहिए। इस तरह कुटुज में जो विचार आए हैं वो स्पष्ट होते चले जाएंगे, नहीं तो आप विचारों को ढूंढने में अंदाजे ही लगाते जाओगे और वो व्यर्थ है। रचना में विचार तत्वों की व्याख्या के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें कविता की तरह भावना प्रधान नहीं होती।
कविता में क्या होती है, फीलिंग्स होती है, भावना होती है, ओके। लेकिन गद्य में ऐसा नहीं होता, राइट। कविता में फीलिंग्स होती है प्लस उसमें लय और राग होता है, उसका अपना लय और राग होता है। लेकिन गद्य में फीलिंग्स नहीं होती, भावना नहीं होती और उसमें राग या लय नहीं होता, ओके। तो क्योंकि इसमें कविता की तरह भावनाओं की प्रधानता नहीं होती, इसमें आए एक एक विचार की गहराई तक जाना होता है। उसमें क्या होता है, विचार होता है, एक डीप विचार रखा होता है, डीप थॉट रखा होता है, उसके अंदर हमें घुसना होता है, उसको जानना होता है। तो उन तर्कों की जानकारी आपको तभी हो सकती है जब आप उससे संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। और जब आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जो विचार आपके सामने अभी है, किसी न किसी रूप में और दूसरे रचनाकारों में पहले से ही बेमौजूद है, ओके। तो आपको इन रचनाओं के समान विचारों की आपस में तुलना भी करनी चाहिए। अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ओके, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत समझ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, ओके, वो हमें पता चल गया। देन नेक्स्ट, अगर हम वैसी ही किसी और कवि की बुक पढ़ते हैं या कविता या कुछ भी उससे रिलेटेड पढ़ते हैं, तो उसमें भी सेम शब्द, उसकी रचना जैसा हमें कुछ मिलता है, तो हमें उसका कंपैरिजन करना चाहिए ताकि हमें और पता चले, राइट। फिर नेक्स्ट है भाषा, ओके। तो भाषा विचारों की संवाहिका होती है। भाषा क्या है, विचारों की संवाह। अगर आप कुछ सोच रहे हो और वो दूसरों तक कैसे पहुंचाओगे, आपकी भाषा के थ्रू पहुंचाओगे, राइट। तो जैसे विचार होंगे वैसी भाषा हो जाएगी। अगर आपकी जो मूल भाषा है, आपके विचार भी उसी भाषा में आएंगे, राइट। तो उसके अलावा भाषा विषय वस्तु पर भी निर्भर होती है। यानी कि विषय वस्तु मीन्स कि अगर वो सामाजिक हो जाए या साइंटिफिक हो जाए तो उस तरह की उसकी लैंग्वेज आएगी, समझ रहे हो। तो विषय वस्तु जिस काल, परिवेश या स्थिति पर आधारित होते हैं, भाषा भी उसके अनुरूप ढलती जाती है। यदि कोई रचनाकार मुगलकालीन समस्या को लेकर चल रहा है और उसकी रचना कर रहा है, तो उसकी भाषा आज की प्रचलित भाषा से भिन्न होगी, ओके। क्योंकि जब तक भाषा में यह परिवर्तन नहीं आएगा तब तक उसकी रचना भी वास्तविक नहीं आएगी। अगर इस टाइम पे मैं अगर कुछ पुराने ज़माने के बारे में लिख रही हूँ तो मेरी भाषा जो है उसमें उस टाइम का झलक दिखना चाहिए, वरना आपको वो फील ही नहीं आएगी, समझ रहे हो। हर रचनाकार की अपनी भाषा होती है, ओके। यह भाषा संबंधित भेद विभिन्न रचनाकारों के गद्य का अध्ययन करके ही समझा जा सकता है। भाषा संबंधित अध्ययन करने के लिए पर्यायवाची यानी कि जो समानार्थी बोलते हैं ना, एक जैसे शब्द, पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन, लोकोक्ति तथा मुहावरे का ज्ञान, तत्सम और तद्भव शब्दों का अध्ययन पर जरूरी है। क्योंकि रचनाकार भाषा को सरल, प्रभावशाली तथा सुबोध बनाने के लिए कई बार मुहावरे का प्रयोग करता है, राइट। हम देखते हैं ना, कोई दोहे देख लो, हमने पिछले कितने चैप्टर्स में दोहे पढ़े, रहीम के, रैदास के, राइट। तो उसमें भी कई जगह मुहावरे का अर्थ होता है, मुहावरे का उल्लेख होता है। तो हमें कितना कुछ पता होना चाहिए भाषा के बारे में, मुहावरे पता होने चाहिए, तत्सम और तद्भव शब्द की जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो कई देशज अथवा तद्भव शब्दों का भी प्रयोग होता है, देशज भी हमें पता है। या किसी प्रचलित शब्द के बदले कोई दूसरा शब्द प्रयोग होता है, ऐसी स्थिति में व्याकरण का ज्ञान भी ज़रूरी है, ओके। व्याकरण का ज्ञान नहीं तो आप लिखते समय विराम चिन्ह है या विभक्ति या कारक चिन्ह का गलत प्रयोग कर बैठते हैं। हम कहते हैं ना कि पूरा शब्द है, अगर उसमें से एक शब्द भी दूर चला जाए तो पूरे शब्द का जो अर्थ है वो बदल जाता है। तो आपको अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो अगर आपने कितना भी कुछ अच्छा लिखा होगा वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, सामने वाले को पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा कि कहाँ रुक रुक के पढ़ना है, राइट। वो अल्प विराम होता है, उसको हम थोड़ा वहाँ स्टॉप हो जाते हैं। अगर वो करा ही नहीं होगा तो वो सीधा पढ़ता जाएगा। तो मतलब अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं है आपको, व्याकरण का ज्ञान, तो सामने वाले को पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा, चाहे आपने कितना भी प्रभावशाली ढंग से लिखा हो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।